देखो आज करेंगे सेट 7 और इसमें देखो क्या दिया है, लासा दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में बहुविकल्पी में लासा इस तरह से लिखा है, लासा संख्याएं बराबर 3168। इसका क्या मतलब समझ रहे हो? इन दो संख्याओं का लासा 3168 है, तो इन दो संख्याओं का मासा क्या होगा। ठीक है, भाषा समझना क्या लिखा हुआ है। तो तुम्हें पता है लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही सूत्र है। तो सीधे निकालेंगे। अब हम लिख नहीं रहे हैं, तुम्हें तो आंसर चाहिए ना डायरेक्ट, इसमें सॉल्यूशन थोड़ी करना है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, सूत्र बता दे रहे हैं। लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लासा कितना बताया है? 3168 और मासा निकालना है तुमको। तो लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इन्हीं दोनों संख्याओं, दोनों एक ही संख्या है ना, तो बराबर 132 गुणे 288 हो गया। लासा गुणे मासा दोनों संख्याओं गुणनफल। तो यहाँ से मासा निकाल लो। मासा बराबर 132 288 बटे, अब देखो सीधे क्या करें, मासा है तो काट दो, 132 गुणे 288 पूरे का बटे 3168। तो अब ये बड़ी संख्या से काटना चाहिए, तो 11 से काटें अगर, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूना 22 और गया यहाँ पे 9, तो 96 हो गया। 11 अट्ठे 88, फिर 8 गया, 11 अट्ठे 88, यहाँ काट दो, 11 एकम 11 और 2, 11 दूना 22, अब ये 288 बराबर 12 आ गया। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 12 आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविक्तिकर ज्ञात करना है। इसी का खा 1 का खा, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। तो विविक्तिकर तो पता ही है, b² माइनस 4ac, यही तुम्हें ज्ञात करना है। तो इसमें मान रख दो, b कितना, नहीं 0 नहीं, खाली विविक्तिकर पूछ रहा है। 0 कब लिखोगे? जब ये कहे कि मूल बराबर हैं, तब b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखते हैं। अभी कह रहा है केवल विविक्तिकर ज्ञात करो, तो यही विविक्तिकर है ना, ये विविक्तिकर है। तो इसमें मान रख दो, जो आए वही विविक्तिकर हो जाएगा। तो b कितना है? 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर 4a, a मीन्स 3 इंटू c मीन्स 4, तो ये 36 और 4 चौक 16 तियाँ 48, तो 48 में से 36 गया, -12 है ना, तो ये आंसर होगा -12। तो इसमें है थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, -12। इसी तरह इसका गा है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो ए का मान ज्ञात करना है। इसी में गा करते हैं, पहले का गा देखो क्या दिया हुआ है, दो बिंदु दिए हुए हैं। ए बिंदु ए है -4,2 और दूसरा बिंदु है 5,6, बिंदु बी है, ये है 5,6। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जो भी बिंदु यहाँ होता है वो x y होता है, और यहाँ जो होते हैं वो x1 y1 होते हैं, और यहाँ जो होता है वो x2 y2 होता है। तो बस x1 क्या है मध्य बिंदु का निर्देशांक? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यही फॉर्मूला लगेगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो तुम्हें दिया हुआ है मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है p बराबर, ये है a बटे 8 और 4, मतलब इसका निर्देशांक पता है a बटे 8, 4 इसका दिया हुआ है। तो x की जगह क्या रखें? a बटे 8। तुम्हें निकालना क्या है इसमें? a का मान। तो a बटे 8 बराबर x1 x2 -4 प्लस 5 बटे 2, तो कितना आ गया? 5 में से 1 आया ना, 1 बटे 2 आया, तो a कितना हुआ? a 8 इधर चला गया, गुणा, तो 2 चौक 8, तो a बराबर 4 आ रहा है। तो उसको हल करने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें a का मान चाहिए था। तो ऑप्शन है फोर्थ, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलो अब इसी में है घ आ रहा है, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं। PQ बराबर है 6√3
और पी आर है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर है 6 सेंटीमीटर। बताना है कोण क्यू कितने डिग्री का है, कोण क्यू पूछा जा रहा है। तो भुजाएं दी हैं और कोण पूछा जा रहा है, तो संभावना है क्या पूछा जा रहा हो कि ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 12 है ना, पी आर बराबर 12 है और क्यू आर बराबर 6 है। सबसे बड़ी भुजा कौन है, 12 सेंटीमीटर है। तो चेक कर लें कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 144, किसके वर्ग के बराबर होना चाहिए, बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर होगा तो 36 और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो जोड़ेंगे 6 3 18, 3 3 9 1 10 और ये 36 जोड़ोगे तो 144 आएगा। तो क्या दिख रहा है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा ही तो कर्ण होगी ना, कर्ण के सामने क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल क्यू कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पे, सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। ठीक, आगे चलते हैं। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो तो कोण थीटा बराबर कितना है। एक का अंगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान बताना है। कैसे निकलेगा, दोनों को एक जैसा करें ना तब तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब बराबर ठीक है, कॉस को ऐसे लिख सकते हो, तो फिर 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। अब कोणों की तुलना कर सकते हो ना, तो 90 माइनस थीटा बराबर थीटा, थीटा उधर गया 2 थीटा, माइनस अब प्लस हो गया 2 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90/2 बराबर 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो चा में देखो क्या कह रहा है, एक का चा, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। इसका मतलब परिमाप क्या होता है, 2πr होता है और क्षेत्रफल πr²। दोनों को कह रहा है बराबर है संख्यात्मक रूप से, सूत्र से नहीं। तो ऐसा कुछ मान है कि बराबर आ रहे हैं दोनों, 2πr बराबर πr²। तो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, r से एक r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचा, r बराबर 2, r बराबर 2 मात्रक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं अगले खंड पर। तो 2 के काम में क्या है, k का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिया है जिसके मूल यदि समान है तो मूल समान है तो क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे यदि मूल समान है। अब इसमें हल करना है ना, 1 नंबर का है लेकिन इसे हल करना है। यदि मूल समान है तो ऐसे लिखोगे और उसके बाद क्या होगा, समान है तो विविक्ति कर, b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे b है 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब यहाँ पर k है, c मतलब 25 बराबर 0, 4ac। तो ये क्या हो गया, 400 माइनस 25 चौक 100, 25 चौक 100 के बराबर 0। तो 100 के उधर गया, प्लस हो गया, तो 100 के बराबर 400 और k बराबर 4, भाग दे देगा, k बराबर 4। ये आंसर हो गया। इसी में अगला पार्ट है, त्रिभुज दिया हुआ है और AD हमें ज्ञात करना है। तो 2 का ख, इस तरह से त्रिभुज बना है, DE ABC। क्या क्या दिया हुआ है, DB बराबर 10.8, DB ये दिया हुआ है 10.8। तो लिख लेंगे जो जो दिया है, लिखेंगे दिया है DB बराबर 10.8 सेंटीमीटर और AE बराबर 2.7, AE बराबर 2.7
और EC 8.1, EC बराबर 8.1 सेंटीमीटर्स में सब दिया हुआ है। तो तुम्हें क्या ज्ञात करना है? AD ज्ञात कीजिए, AD ज्ञात करना है। तो क्या हमें मालूम है इसमें, देखो यहाँ पे और कुछ दिया है, DE समांतर BC, DE समांतर BC। तो अगर DE BC के समांतर है तो वो क्या करेगी? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या करेगी? समान अनुपात में बांटेगी, यही नियम है। तो लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, इतना लिखोगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा क्या मिल रहा है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, अब जो जो मान दिया है वो रख दो। तो AD तो मालूम नहीं है, AD हमें पता करना है, क्या पता करना है? तो हमें AD तो पता करना है ना। तो AD बटे DB कितना है? 10.8 है, बराबर AE कितना है? 2.7, EC कितना है? 8.1। अब सब कुछ पता है, AD निकाल लो। तो क्या होगा? AD बराबर, हाँ दशमलव समान अंक पे है, हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये रहेगा। तो ये हो गया 27/81 गुणे 10.8। तो 27 से करेंगे तो 27 तिहाई कट जाएगा ना, ये 27 एकम 27 तिहाई 81। अब 3 से देखो ये भी कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और हासिल एक गया, तो 3 छंग 18 है ना, 3 छंग 18, तो 3.6 आया। तो AD बराबर 3.6 लास्ट में लिख देंगे, AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें कॉसेक थीटा बराबर 13/5 दिया है। तो गा में दिया है कॉसेक थीटा बराबर 13/5, तो कॉट थीटा का मान बताना है तुम्हें। तो कॉसेक थीटा का क्या मतलब होता है, क्या है ये कॉसेक थीटा? यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर 13/5। तो कॉसेक थीटा का मतलब होता है, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब बराबर 13/5 दिया हुआ है। क्या मान लेंगे हम लोग? तो कर्ण कितना है? कर्ण बराबर 13x और लंब बराबर 5x। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे? आधार नहीं पता है, आधार निकाल लेंगे, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार की जरूरत है ना हमें। तो आधार का स्क्वायर पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम है, तो 13x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर कितना आ गया? 169 x स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया? 169 में से 25 गया, 9 में से 5 गया 4, 144, 6 में से 2 गया 4, तो 144 एक्स स्क्वायर आया। तो कर्ण स्क्वायर आया है ना ये, सॉरी आधार स्क्वायर। तो आधार कितना हो गया? 12। आधार बराबर इसका रूट निकालेंगे और आ जाएगा 12x। ठीक, अब यहाँ क्या चाहिए हमको? अतः लिखेंगे, अतः कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आ गया, आधार आ गया है कितना है आधार? 12x बटे लंब कितना है? 5x। तो ये काट दो, तो 12/5 आंसर हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। अब देखो, तो घा में क्या है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर, एक बड़ी गेंद है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 8 समान गोलाकार छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं। छोटी गेंदें बनाई गई हैं 8। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। तो
प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना नई गेंद की त्रिज्या r है, माना नई गेंद की त्रिज्या, पूरा लिख लेना, माना नई गेंद की त्रिज्या बराबर r। और फिर क्या लिखेंगे, नई गेंदों का कुल आयतन, नई गेंदों का कुल आयतन, कुल आयतन बराबर क्या लिखें, 8 गेंदें हैं ना, तो 8 गुणे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, ये आ गया, ये समझाने के लिए बनाया है सब। और बड़े गोले का क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या हो गई कैपिटल R, वो तो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या हो गया, बड़े गोले का आयतन बराबर फिर से वही 4/3 पाई कैपिटल R है ना, इसकी त्रिज्या। अब प्रश्नानुसार क्या कह सकते हैं हम, आयतन तो बदलता नहीं है, बताया है, तो यही लिख देंगे, चूंकि आयतन नहीं बदलता है, चूंकि आयतन नहीं बदलता, अतः बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटी गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन यहाँ लिख देंगे, पहले ही लिख देना, क्योंकि आयतन नहीं बदलता अतः बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटी गोलों का आयतन, 8 छोटे गोलों का आयतन। तो अब रख दो यहाँ पे, बड़े गोले का है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर छोटे गोलों का 8 गुणे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 और 4/3 पाई कट गया, r क्यूब बराबर r क्यूब आया, तो यहाँ पे ये मिल रहा है हमें, r क्यूब बराबर स्मॉल r क्यूब। तो r क्यूब तो पता ही है तुम्हें कितना है, 8 है ना, तो और यहाँ पे 8 भी बचा है ना, गुणे 8, तो 8 का क्यूब बराबर r क्यूब गुणे 8, यहाँ के भाग कर देगा, तो r क्यूब बराबर क्या आया, 8 का क्यूब बटे 8, तो एक 8 कट गया, तो कितना आ गया, 8 गुणे 8 बचा, तो हो गया ये 64। तो r का क्यूब बराबर 64 आ रहा है, तो r कितना आएगा, 64 का घनमूल, वर्गमूल नहीं, क्यूब है ना, तो घनमूल, तो कितना आ गया वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो देखो तीसरे के काम है, सिद्ध कीजिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे करते हैं, विरोधाभास विधि है ना, तो क्या लिखेंगे, माना 2 - √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, तो मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यह दर्शाता है कि 2 - √5 बराबर a/b है ना, तो a/b क्या है, a/b एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तुमने मान लिया ना, अगर ऐसा है तो फिर ये a/b होगी, अर्थात a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बस अब यहाँ से पुनर्व्यवस्थित करने पर लिखेंगे, पुनर्व्यवस्थित करने पर बताओ क्या आ जाएगा, 2 के पीछे √5 उधर चला जाएगा, तो 2 - a/b आएगा बराबर √5। ठीक आया, यह दर्शाता है कि अब पुनः, अब देखो पुनः, अब या लिखो, अब चूंकि 2 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है, बोलो, 2 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय, परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, तथा a/b क्या है, परिमेय है, पहले ही उसको तुमने माना है, तथा a/b भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अतः यह दर्शाता है कि 2 - a/b भी एक परिमेय, परिमेय ये भी, परिमेय ये भी, तो परिमेय में से परिमेय घटेगा तो क्या आएगा, परिमेय ही आएगा।
अतः 2 माइनस ए बटे बी भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु ये किसके बराबर है? ये परिमेय कह रहे हो, लेकिन ये बराबर किसके है? अपरिमेय के। तो गलत नहीं हुआ, परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो सकती है? परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें ज्ञात है, अपरिमेय संख्या है। अतः संबंध यहां कह देते हैं, संबंध एक, अतः संबंध एक विरोधाभास प्रदर्शित करता है, विरोधाभास प्रदर्शित करता है। इस प्रकार टू माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करा चुके हैं, उसमें समझा दिया है कि क्या हो विरोधाभास मतलब क्या हो रहा है। विरोधाभास मतलब तुमने माना था ना कि ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये माने थे, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर ये परिमेय है तो अपरिमेय के बराबर क्यों आ रही है? तो विरोध हो गया ना जो तुमने माना था, इसलिए जो तुमने माना था वो भी गलत मान लिया था। तो गलत माना था, परिमेय को गलत माना था, तो वो क्या होगी फिर? अपरिमेय होगी। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब देखो 2 का ख में क्या है? 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो माना संपूरक कोण में छोटा कोण कौन है? छोटा कोण किसी को ले लो, छोटा कोण बराबर x, तब बड़ा कोण क्या होगा? बताओ, अगर छोटा कोण x है तो बड़ा कोण बराबर 90 माइनस एक्स। संपूरक बोला है ना 180 माइनस एक्स, कोटि पूरक कहेगा तो 90 माइनस एक। अगर संपूरक कोणों में एक कोण x है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो अब इसमें करना है हमें, बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण तुमने इसको माना है ना। तो हमने क्या कहा था, जब भी इस तरह पे प्रश्न अनुसार जो स्टेटमेंट लिखी है वो जब बोलेगा तो तुम क्या करोगे? जिसका नाम पहले ले रहा है उसको पहले लिखो। क्या बोला है? बड़ा कोण। तो बड़ा कोण ये है 180 माइनस एक्स, वो कितने के बराबर है? छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक के बराबर है। छोटा कोण x है, इससे 36 डिग्री अधिक के बराबर है। बस बन गया इक्वेशन। तो इतना इजी इक्वेशन है ये। कोण ज्ञात कीजिए, 2 संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण 36 डिग्री अधिक के बराबर है। तो x उधर गया, 2x हुआ, 36 इधर आया, 180 माइनस 36 बराबर x प्लस x 2x। 180 में से 36 घटाओ 144, तो आ गया 2x बराबर 144। तो x बराबर निकाल लो, 144 को भाग देगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, x बराबर 72 डिग्री है ना। तो क्या लिखेंगे? दोनों कोण ज्ञात करने, अतः छोटा कोण है ना, इसको छोटा माने थे, छोटा कोण 72 डिग्री। तो बड़ा कोण, हाँ बड़ा कोण भी निकालना है, दोनों ही निकालने हैं ना। तो डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण बराबर 180 माइनस एक्स कर लो, यानी 180 में से 72 घटा लो, तो कितना हो गया? 108 डिग्री है ना, 108 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। लिख कर करना, अतः छोटा कोण बराबर 72, बड़ा कोण बराबर 108। आंसर सही आ गया आंसर। तो देखो तीसरे के गांव में भाषा को समझना है। -4,6 बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है?
भाषा में क्या बोला, इन दोनों बिंदुओं को, ये बिंदु बोला है ना, बिंदु -4,6 इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। तो ऐसा ही चित्र होगा ना। अब ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ लिख दिए, सब हो गई गड़बड़, इसलिए भाषा भी समझ में आनी चाहिए। तो किस अनुपात में बांटता है, मतलब m1 और यहाँ पे क्या है m2, और इन लोगों को क्या कहते हो, ये x1 x2 होता है, x1 y1, और ये x2 y2 होता है, और इसको क्या कहते हो, x y बोलते हो। तो ऐसे शो दिखा लेना, ताकि अगर ऐसे दिखा दिए तो बस ज़्यादातर अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा, है ना, विभाजन सूत्र द्वारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे y बराबर m1 x2, हाँ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ रखो, हो सकता है x से ही निकल आए, है ना, y की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो, x मतलब कितना, -4, m1 x2 मतलब कितना 3, प्लस m2 मीन्स m2 ही रहेगा, x1 मीन्स -6 बटे m1 प्लस m2। अब ये पूरा इससे आगे गुणा होगा तो -4 m1 और -4 m2 होगा ना, ये पूरा इससे गुणा होगा तो बराबर 3 m1 माइनस 6 m1 6 m2। अब m2 को m2 के साथ, m1 को m1 के साथ, तो यहाँ पे आ गया ये, तो -4 m1 और -3 m1 बराबर -6 m2, और ये यहाँ पे आकर +4 m2 हो गया, +4 m2। ठीक, अब देखो हल हो गया सीधे, ये क्या आ रहा है, -7 है ना, -7 m1, और ये क्या आ गया, -2 m2। तो m1 बटे m2 ही तो चाहिए, अनुपात पूछा है तुमसे। तो m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, गुणा होके यहाँ आएगा m1 बटे m2, और ये -7 उधर चला जाएगा बटे में, दोनों माइनस है तो कट भी गए साइन। तो ये हो गया m1 बटे m2 इक्वल 2/7, है ना। तो लिख दोगे अतः अनुपात, अतः m1 अनुपाते m2 बराबर 2/7। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इससे पहले ये लिख देना, माना यह बिंदु दिए गए रेखाखंड, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में बांटता है। इतना लिख लेना, फिर ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब यहाँ देखो ये दिया हुआ है, यदि cos a माइनस बी बराबर देश एंड sin a प्लस बी बराबर देश, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं, a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। मतलब ये जो कोण है a प्लस बी, ये 0 और 90 के बीच में ही है, बस इतना बताया जा रहा है, उससे तुम्हें कुछ करना नहीं है। और a जो है वो b से बड़ा है, a b से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं आ सकता, बस इसी के लिए बताया गया है। तो a और b निकालना है। तुम यहाँ हल करेंगे, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, क्योंकि cos a माइनस बी बराबर √3/2 है, तो इसका मतलब a माइनस बी, यानी ये कोण कितना है, कोण कितने डिग्री के लिए ये √3/2 देता है, 30 डिग्री के लिए। तो लिख देंगे यहाँ पे 30 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री है ना कोण की वैल्यू, तो समीकरण 1 बन गया। ठीक, इसी तरह पुनः sin a प्लस बी बराबर √3/2 है, तो a प्लस बी कितना आ गया, साइन के लिए कितना देता है, 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 लिख कर करना, ऐसे लिखना, क्योंकि पहले लिखना क्योंकि ये बराबर इतना अतः इतना, फिर पुनः sin a प्लस बी बराबर इतना, तो a प्लस बी बराबर इतना। ठीक है, पहले ये वाली यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे, तब ये बताना। तो a प्लस बी बराबर 60, 2 समीकरण बन गए। अब तो सीधा दिख रहा है विलोपन विधि, तो क्या लिखें, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2
लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ऐसे भाषा में लिखना। तो अब जोड़ते हैं, तो जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो -b + b कट जाएगा और a 2a हो जाएगा, और उधर 60 30 90, तो a बराबर 2 भाग देगा तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो a बराबर 45 हो गया। अब b चाहिए तो यहाँ मान रख दो, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो a का मान हमने रख दिया 45 और प्लस b बराबर 60, तो b बराबर कितना आ गया 60 ना, 60 में से 45 गया 15 डिग्री, है ना। तो b बराबर 15, फिर लास्ट में लिख लेंगे, अतः a बराबर 45, b बराबर 15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथे के काम में देखो क्या है, 255 और 165 का विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मासा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, इतना लिखने के बाद करोगे 255 बराबर 165 कौन हो जाएगा, वही वाला सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इससे भाग दो 255 से 255 को, तो ये भाजक हुआ, भाजक गुणे भागफल, भागफल यानी यहाँ समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। अब देखो 255, ये जो 165 है वो यहाँ पर है और 255 अंदर है, ठीक है, तो ये भाज्य हो गया। अब 165 गुणे कौन होगा, भागफल, तो भागफल कितना आ रहा है 15, 1 आ रहा है, 165 एकम 165, फिर शेषफल कितना बच रहा है, ये भाग दोगे यहाँ शेषफल बचेगा कितना 90 बच रहा है। ठीक, अब अगली लाइन में जो शेषफल बचा है उससे फिर ये वाले भागफल को भाग दो, तो ये जब अब इसको भाग दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये भाज्य हो जाएगा ना। इससे अब इसको भाग देना है, तो जिसको भाग देना है वो इधर लिख रहे हो कि नहीं, जैसे 255 को तुम्हें 165 से देना था, 255 तुमने इधर लिखा है, अब 165 को 90 से देना है तो 165 इधर लिखेंगे, जिसको भाग दोगे वो इधर लिखा जाएगा। तो 165 को किससे देना है, 90 से, तो यहाँ 90 आ जाएगा, है ना। और 90 मतलब अब यहाँ कौन हो जाएगा 90, और किसको भाग करना है 165 को, तो 90 अब यहाँ रहेगा, गुणे यहाँ भागफल जो आएगा वो अब इसके साथ गुणा में लिखेंगे, तो एक बार ही जाएगा। तो फिर शेषफल कितना बचेगा 75 बचेगा, लिख दिया। अब देखो फिर से शेषफल वही काम करो, क्या बताओ क्या करें, तुम बताओ, यहाँ क्या लिखें, हाँ तो यहाँ क्या लिखें 90 लिख दें, है ना, और इसको भाग दे रहे हैं 75 से, तो मतलब अब यहाँ पे हम 75 है और यहाँ पे अंदर 90 है, तो यहाँ गुणनफल 75 फिर से एक बार, तो कितना बचेगा 15 बचेगा। अब 15 से फिर से 75 को, तो यहाँ 75 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, और 5 15 बचे 75, तो शेषफल 0 आ गया ना। तो फिर लासा क्या मासा क्या हुआ, मासा बराबर 15, यही जो है जहाँ पे अब लास्ट में जब 0 आ जाए तो यही आखिरी वाला क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, तो बराबर 15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें 4 के खा में x और y में संबंध ज्ञात कीजिए कि ये दिए हुए बिंदु संरेखी हों। तो संरेखी कब होते हैं, लिखेंगे बिंदु संरेखी होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और फिर यहाँ पे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 y3 है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 है ना, 3 1 2 बराबर 0। 2 उधर जाके गुणा हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, अब सारे मान रखो। x1 किसको ले रहे हो, x1 y1 है ना, ये x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो रख दो, x1 कितना है 1 है, गुणे y2 कितना है 0 है, माइनस y3 y है, प्लस x2 0, हाँ ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको लिखने की क्या ज़रूरत है ना, क्यों इसमें समय खराब करें, तो 0 ही होना है।
प्लस x3 कितना है, x है, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 कौन है, 2 है, माइनस y2 कितना है, 0 है, तो बराबर 0। अब चलो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ब्रैकेट में ये क्या बचा, 1 से 0 0 आएगा, 1 से माइनस y आएगा, ये पूरा 0 हो गया, प्लस ये कितना आया 2x, हाँ तो 2x 0 0 ही आएगा, बराबर 0। तो कितना आ गया, y उधर चला गया है ना, तो जब 2x बराबर y, तो यही संबंध मिला y और x में, तो ये दर्शाता है कि y बराबर 2x, यही संबंध है y और x में। ठीक है, तो 4 के गाँव में इसका मान निकालना है, सबको पता है। क्या करेंगे, 2 15 को क्या लिख दें, 90 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 90 कॉट 90 लिख सकते हैं हम इसे, कॉट 90 माइनस 75 बटे tan 75। ठीक है, इसको नहीं बदलते ना, एक को बदलते हैं, तो एक को बदल दिया, एक को रहने दिया, माइनस अब देखो 2, 25 मत समझ लेना, 2 साइन, ठीक है, तो 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉट 45 होता है 1, है ना, और सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 क्या होगा, 2, है ना, उल्टा हो जाएगा 2। ठीक है भाई, अब चलो यहाँ पे देखो, कॉट 90 तो क्या हो जाएगा tan 75, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये हो गया tan 75 डिग्री, और नीचे भी tan है, कट गया ये 75 डिग्री, तो ये दोनों कट गए, यहाँ पे माइनस, अब ये यहाँ से कट गया, 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, तो 2 माइनस 2 बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। चलो बताते जाना। चलो ये सूत्र है बहुलक का, जहाँ सभी प्रतीकों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। तो L क्या है, हाँ, और बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक हो। तो कौन सा है ये, 3 से 5 वाला है ना, 3 to 5, ये वाला है बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। निम्न सीमा मतलब पहले वाली जो संख्या है 3, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 हो गई। प्लस सबके बारे में यहाँ पहले बता दोगे, यहाँ पे एक जगह L क्या है, F क्या है, F0, सबके बारे में यहाँ लिख दोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे। तो चलो ये हो गया 3, और F1 क्या है बोलो, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 8 है, माइनस F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। हाँ, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है, 6 है, बटे, हाँ F1 फिर से बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 8 है ना, माइनस F0 फिर से 6, F2 क्या है, बाद वाली, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद वाली कौन है, 2 है, तो यहाँ से 2 कर दो। और वर्ग ये क्या है, वर्ग माप है, वर्ग अंतर, वर्ग माप है, मतलब कितने का अंतर है, 2 का है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे 2। अब हल कर लो इसको, 3 + 8 में से 6 गया 2, 8 दूनी 16, 16 माइनस 8 है ना, पूरा माइनस 8 है ना, 16 में से 8 गया 8, और पूरे के साथ गुणा है 2। अब हल कर लो यहाँ पे, 2 × 2, 2 चौक 8, 3 + 1 बटे, और यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूना 4, 1/2 आया। अब लासा लेकर डायरेक्ट 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, दशमलव में कहेंगे तो 3.5, यही आंसर है, बहुलक वर्ग, बहुलक है। ठीक, यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल ज्ञात करने हैं, 5वें का खां। तो क्या करें, पहले हम a × c करते हैं ना, a × c करके देखो कितना आ रहा है, √3 × 8√3, तो ये कितना आ गया, 8 × 24 है ना, रूट हट गया 24 आया। तो अब ऐसी दो संख्या है जिनका गुणनफल 24 है, और प्लस क्या बता रहा है, जोड़ने पर 11 है, 8 × 24 आराम से हो रहा है, तो ये हो जाएगा √3x² - x, और 8 + 3,
प्लस 8√3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करें, गुणा कर लें, तो ये हो गया √3x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 8√3 बराबर 0। अब कॉमन लें, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x ले लिया तो √3 बचा ना यहाँ पे, √3x माइनस 8। यहाँ पे क्या कॉमन लें, अब देखो यहाँ क्या कॉमन लोगे, 3 लोगे कि √3 लोगे, 3 बड़ा है कि √3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो बड़ी संख्या थोड़ी ना कॉमन होती है, छोटी होती है जो उसको भाग दे सके। 3 से √3, जैसे 2 से क्या 2 से 4 कट जाएगा ना, 4 से 2 थोड़ी कटेगा, 4 का गुणनखंड 2 है, तो कॉमन क्या लिया जाता है, जो उसका गुणनखंड हो, 4 थोड़ी ना 2 का गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि 3 जो है वो √3 का गुणनखंड हो, क्योंकि √3 तो छोटा है ना, तो √3 जो है वो 3 का गुणनखंड होगा, होता है, अभी करके देखते हैं हम लोग। तो क्या कॉमन लें, √3 ले लें, तो यहाँ से ले लिया √3, अगर कॉमन ले लिया और माइनस लिया है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। अब √3 जो भी कॉमन लेते हो उससे तुम पूरे को भाग देते हो ना, कॉमन लेने का मतलब है आप जो लिए हैं उससे इसको भी भाग दीजिए, इसको भी भाग दीजिए, तो भाग करके देखो 3 को जब तुम √3 से भाग दोगे तो अपॉन में आ गया, तो अपॉन में आ गया तो परिमेयीकरण करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा ये 3√3 बटे 3, 3√3 बटे 3 आएगा, ये कट जाएगा तो √3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x, और यहाँ माइनस हो चुका है माइनस की वजह से। अब √3 से इसको भाग दोगे तो 8√3 हो गया, इसको √3 से भाग दे रहे हो तो कट गया, 8 आया, तो यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, तो बराबर 0। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने के लिए किया रफ में। अब यहाँ आ जाओ, दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, यही चाहिए, तो √3x माइनस 8 और बचा क्या, x माइनस √3, x माइनस √3, ठीक है, x माइनस √3 बराबर 0। अब यदि ये 0 है तो x बराबर क्या आ गया, इधर गया प्लस हुआ बटे √3। अब देखो फिर से परिमेयीकरण करना पड़ेगा, तो परिमेयीकरण करोगे तो √3, तो 8√3 बटे 3 आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं, √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो एक अल्फा बराबर ये आया, x का एक मान ये आया, 2 मान चाहिए, x यानी अल्फा बराबर एक मूल आ गया। अब दूसरा मूल यहाँ से, यदि x माइनस √3 बराबर 0 है तो x बराबर √3 आएगा, यानी बीटा बराबर आ गया √3। अतः समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा बराबर ये और ये दोनों लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हमने देखो गा में 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल तो कर चुके हैं हम लोग बार बार। ठोस गोला है, कितनी त्रिज्या है इसकी, 4.2, तो मान लिया इसकी त्रिज्या r ले रहे हैं, ये है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो बड़ी त्रिज्या है इसलिए उसको स्मॉल r, इसको स्मॉल r कह रहे हैं, इसको कैपिटल R। इसकी त्रिज्या थोड़ी बड़ी है, बेलन बनाया गया है। तो अगर इस तरह से पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती तो क्या परिवर्तित नहीं होता, आयतन नहीं परिवर्तित होता, तो तुम्हें बेलन की ऊंचाई, तो दोनों का आयतन बराबर लिख देंगे। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, कैपिटल R मान लेते हैं, और वो बराबर है 6 सेंटीमीटर। तुम्हें इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है h, तो माना बेलन की ऊंचाई h है, लिख देंगे माना बेलन की ऊंचाई बराबर h। दिया है गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, है ना, गोले की त्रिज्या लिख देंगे यहाँ पे, दिया है गोले की त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब हो गया आयतन। अभी रहने देते हैं, वैल्यू वगैरह बाद में। इसी तरह बेलन की त्रिज्या ये लिखोगे,
बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर माने हो वो बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि ठोस को पिघलाकर नया ठोस बनाने में आयतन का परिवर्तन नहीं होता, अतः गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, इतना लिखना होगा। तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। पूरा सेंटेंस लिख देना, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, क्या सेंटेंस लिखोगे? अरे ये तो मैं लिख ही रहा हूँ, इससे पहले जो बोला हूँ, क्योंकि ठोस को पिघलाकर नया ठोस बनाने में आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इतना लिखने के बाद अतः गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल 4। यहाँ देखो, यहाँ पे आर कैपिटल आर लेना चाहिए था ना, कैपिटल आर माने कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ से पाई और पाई कट गई, ठीक है। अब यहाँ बचा सिर्फ 4/3 और ये आर स्क्वायर, ये सब दिया है, अब मान तुम्हें रखना पड़ेगा, है ना। तो आगे चलते हैं, यहाँ सीधा लिख लेते हैं आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब। अब मान रखना पड़ेगा, और कुछ है नहीं ना, कुछ कट नहीं रहा है तो मान रखो। आर 6 का स्क्वायर गुणे एच बराबर 4/3 इंटू आर मतलब 4.2 क्यूब है, 4.2 का क्यूब कर दिया। अब आगे हल करो इसको, तो यहाँ से पहले 4/3 इंटू 4.2 4.2 अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 ना, 3 चौक 12, 1.4 हो गया। तो अब सारा गुणा करना है बटे 6 गुणे 6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा h बराबर 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 पूरे का बटे 6 गुणे 6। जहाँ कट रहा है काट लो, 6 सत्ते 42 है ना, 6 सत्ते 42 0.7, 6 कम 6 सत्ते 42 0.7, क्या क्या बचा 14 4 7 7 है ना, तो 49 हो गया। गुणा ही करना है, गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। 14 7 14 चौक कितना हो गया, बोलो, ये सब गुणा करो। 56 आया यहाँ पे, 56 तो 5.6 हुआ, और ये कितना हुआ 7 सत्ते 49 0.49 आया। अब गुणा करके 5.6 0.49 गुणा करके कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू 2.744। आंसर आया, सेंटीमीटर्स में है ना ये सब, हाँ सेंटीमीटर, ठीक ठीक। तो कल्पित माध्य कैसे निकलता है, कल्पित माध्य A बराबर कैसे निकलेगा, पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, है ना। तो वर्ग चिन्ह क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऊपरी सीमा निम्न सीमा जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 25 10 35, 2 से भाग दिया तो कितना आया 17.5 आया, है ना। फिर यहाँ निकालो 40 और 25 को भाग दो 65, 65 से 2 से भाग दिया 32.5। सब देखते जाओ, 55 और 40 90, 50 40 90 और 5 95, 95 को 2 से भाग दिया 47.5। अब यहाँ करो 70 62.5 62.5, और उसके बाद यहाँ देखो ये हो गया 80 135 135 कितना हुआ ये 155/2 कितना आया 77.5। अब इसको करो 185/2 92, तो ये आ गया 92.5, वर्ग चिन्ह आ गया। अब डी आई चाहिए, तो डी में a माइनस एक्स आई है। बताओ कल्पित माध्य क्या होता है, ये माध्य कैसे निकलता है, a बराबर कल्पित माध्य कैसे मिलेगा, a बराबर इस एक्स आई के बीच में जो पढ़ रहा हो, एक्स आई के आंकड़े में जो बीच में पढ़ रहा हो,
तो बीच में दो पड़ रहे हैं ना, ये भी, तो कोई एक ले सकते हो, कोई भी। तो मान लिया हमने इसको ले लिया, यही क्या है, बराबर ए है। ठीक, अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। तो यहाँ लिख देंगे कल्पित माध्य कितना है, 47.5। चलो भाई अब निकालो, डी आई बराबर ए माइनस एक्स आई, घटाते जाओ, उसी में से सबको घटाओ, 47 में से 17.5 घटाओ, जल्दी से बोलो कितना आया। डी आई बराबर -30, और इसमें -15, अगला 0, फिर 15 आ गया, इसका 30 हो गया, और इसका 45 हो गया। ठीक, अब एफ आई डी आई करो। एफ आई डी आई मीन्स ये डी आई है, ये एफ आई है ना, ये बारंबारता एफ आई। तो गुणा करते जाओ, तो कितना आ रहा है अब, -60, और यहाँ पे -45, और यहाँ पे 0 है ना, ये आ गया 0 एफ आई डी आई। फिर 7 और 0 हुआ ना, अब 6 और 15 90, और यहाँ पे 8 गुणे 3 करो 240, तो ये 240 हो गया। अगला 45 और 4 कितना हुआ, यहाँ पे 180 आएगा। अब जोड़ लो, सिग्मा है ना, तो जोड़ डालो सब, कितना हो गया 5, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई कितना आ गया यहाँ पे, टोटल बोलो, ये हो गया। अब तुम 1 मिनट जोड़ोगे तब तक तो यहीं जुड़ जाएगा। 5 6 4 10, 10 9 19, 19 4 23, 23 और 8 31, 1 और 3 3 2 5 और 1 6, 615। अरे ये घटाना भी तो है, लो डायरेक्ट जोड़े चले जा रहे हैं, घटाओ। ये कितना आया, रफ में करो, 0 8 4 12, 12 और 9 21, 12 और 9 21 आया, 2 यहाँ, 2 2 4 1 5, 510 आया। 510 में से क्या घटा दें, 105, तो 105 घटा दें, 10 में से 5 5, और ये 0, और 5 में से 1 4, 405, तो ये आ गया 405। ठीक, अब यहाँ पे रख दो। चार 405 में क्या करना है, अभी एफ सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, तो तुम्हें चाहिए क्या, डी बार चाहिए, तो यहाँ रख दो डी बार। 405 बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, इसको जोड़ा टोटल, सिग्मा एफ आई बताओ कितना आया यहाँ पे, सिग्मा एफ आई जोड़ डालो सारा, हाँ सही जोड़ा है ना, 30, देख लेना है, चेक कर लेना। अब यहाँ आ जा रहे हैं, 405 बटे 30 करो, तो भाग करके देखो कितना आ रहा है, 405 बटे 30 कितना आया, भागो करोगे, 15 दूनी 30, हाँ 13.5 बटे में लिखा जाए, बटे में लिखते हैं, चलो 30 आ गया, 5 अंक 30, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 दूनी 6, और 1 गया, 3 सत्ते 21, 27 बटे 2, 27 बटे 2 आ रहा है डी बार। अब हमें चाहिए माध्य, तो माध्य मतलब x बार चाहिए, तो x बार बराबर a प्लस डी बार। a कितना है, 47.5 है, तो चलो इसका मतलब उसे भी दशमलव में ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो डी बार को 27 बटे 2 कितना आ जाएगा, 13.5, तो यहाँ लिख दो 13.5। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो क्या हो गया, 47 3 50 10 60 और 1 61, एक्स बार आ गया 61, है ना आंसर। ठीक, तो ये समीकरण दिया है, दिख रहा है, यहाँ भी 1 बटे एक्स है, यहाँ भी 1 बटे वाई है ना, 1 बटे एक्स, यहाँ पे भी 1 बटे एक्स, यहाँ 1 बटे वाई, तो यहाँ पे भी 1 बटे वाई है कि नहीं, 1 बटे वाई, यानी सब जगह एक ही है। तो मान लेंगे कि 1 बटे, अब लिख देंगे माना 1 बटे एक्स बराबर P और 1 बटे वाई बराबर Q, क्योंकि सब जगह वही है, 1 बटे एक्स और 1 बटे वाई।
गुणा के रूप में पहले ही बता चुके हैं कि 3 गुणे 1/x, 1/x को तुमने p माना है तो ये 3 गुणे p बनेगा, 3/p मत लिख देना, ठीक है। तो क्या बनेगा पहला समीकरण, तो इससे बनेगा 3p, है ना, बनेगा 3p प्लस 2q बराबर 1। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। बराबर 11 है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो हाँ 11 है, बराबर 11, ठीक। और ये बराबर 7 ही है ना, ठीक। ये हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार समीकरण 2, इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, चलो रहने दो। इसी प्रकार 4p माइनस 5q इक्वल 7, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को हल करें, कैसे करें बोलो, विलोपन की प्रतिस्थापन, अगर विलोपन से करना है तो कोई बराबर है, कोई बराबर तो है नहीं, गुणा करके बराबर करना पड़ेगा, लेकिन बराबर होगा कहाँ, ये 4 है ये 3 है, तो दोनों में अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे इसको 12 बनाना चाहते हो और है ना, हाँ इसको बनाते हैं ना, ये माइनस प्लस है तो कट जाएगा जोड़ने पे, तो इसको 5 से कर दो और इसमें 2 से कर दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, इतना लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर इतना लिखोगे, और जो हो रहा है वो लिख दो। तो 5 से गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा, 15p। हाँ अगली लाइन में, अगली लाइन में ये बनेगा 5 दिया है 15p प्लस 10q बराबर 55, है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक है। ये 3 क्या बनाना है, जोड़ना ही है ना, अब तो छोड़ो इसको। और यहाँ पे 2 से करना है तो 4 दूनी 8p माइनस 10q बराबर 14। अब जोड़ दो इसको, तो ये दोनों कट गए, अब 15 8 हो गया, जुड़ गया 23p, और यहाँ जुड़ के क्या आया 5 और 9 और 5 1 6, 23 से कट जाएगा 3 बार में, तो p बराबर आ गया, आगे यहाँ से करेंगे, p बराबर आ गया 23 से 3, है ना, 3 आ गया, भाग दे दिया, p बराबर 3 आ गया। अब p का मान कहाँ रख लें, किसी भी समीकरण में लें, समीकरण 1 में रख लें, p का मान लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणे p मतलब 3 प्लस 2q बराबर 11। अब ये 9 हो गया, उधर जाके घट जाएगा, तो 3q बराबर 11 माइनस 9, 2q है, सॉरी 2q बराबर 11 माइनस 9, 2 आ गया, और q बराबर आ गया, तब यहाँ अगली लाइन में q बराबर 2/2 यानी 1 आ गया, 1 आ गया, तो p और q मिल गया। अब तुम्हें x y चाहिए ना, तो इसमें रखना पड़ेगा, ये a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है। समीकरण a में p का मान रखने पर, क्रमशः लिख दो समीकरण, चलो अच्छा लिखते हैं, समीकरण a में p का मान रखने पर, तो क्या बन जाएगा 1/x बराबर p मीन्स 3, तो x उधर जाके गुणा होगा, 3x बनेगा, 1 बचा इधर, तो x बराबर क्या आ गया 1/3, नहीं भाग होगा 1/3। इसी प्रकार b में q का मान रखने पर, b में q का मान रखने पर, तो 1/y इज इक्वल टू q मीन्स 1, तो y इधर जाके गुणा हुआ, y बना और इधर 1 रह गया, y बराबर 1, अतः x बराबर 1, x बराबर 1/3, y बराबर 1 आंसर। तो देखो ख में क्या कह रहा है, 6वें के ख में, बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण दिए हुए हैं, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। तो 10 मीटर भवन कितना है, शिखर से एक भवन है, बहुमंजिला भवन है, ये भवन है, इसके शिखर से, यहाँ से मान लो ये भवन है, इसके शिखर से किसी
स्तंभ 10 मीटर ऊंचा स्तंभ है, तो स्तंभ तो छोटा ही होगा, बहुमंजिली इमारत है तो स्तंभ खंबा तो छोटा ही होगा। तो एक खंबा होगा यहाँ पे, ये खंबा है, ये जमीन है, ठीक है। अब ये जो इमारत के शिखर से, मान लो तुम यहाँ कोई बैठा है छत पे, वो देख रहा है इसके शिखर को। अब इसकी क्षैतिज रेखा कहाँ है, ये है क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा से अवनमन कोण बनेगा किसका, इस स्तंभ के शिखर का अवनमन कोण बना रहा है पहले, कितना डिग्री, 30 डिग्री अवनमन कोण, ठीक। और इसका जो ये पैर है यहाँ पे स्तंभ का फुट, यहाँ इसका कितना दे रहा है, शिखर और तल के अवनमन कोण, तल का अवनमन कोण है 45 डिग्री, मतलब अवनमन मतलब यहाँ से ना, तो ये बनेगा 45 डिग्री पे, ठीक। इसको मान लेते कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 45 डिग्री है, इतना बन गया। अब क्या करना है तुम्हें, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी, मतलब ये निकालना है तुम्हें। मान लो ये कैपिटल एच है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई मान लिया कैपिटल एच है, स्तंभ तो पता ही है 10 मीटर है, ये हो गया 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और इसकी दूरी ज्ञात करनी है। भवन और स्तंभ के बीच की दूरी मान लिया x है, यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो यही लिख देंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो माना भवन तथा स्तंभ के बीच की दूरी x है तथा भवन की ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है। इतना लिखने के बाद और क्या दिया है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं, बाकी सब लिख लेना। स्तंभ की ऊंचाई लिख दे रहे हैं जो दिया हुआ है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, बाकी तुम लिखोगे जैसा कहा है अभी, ठीक। अब देखो कौन सा त्रिभुज का कुछ नाम दे दो सबका, ABC, तो कहाँ से काम करोगे तुम। अब देखो यहाँ पे अगर इसको ऐसे जाओ, इस त्रिभुज में जाओ, इस त्रिभुज में, तो ABC, यहाँ पे नाम D दे दो, यहाँ पे E दे दो, तो दो त्रिभुज है ना, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, बोलो कहीं दिक्कत, तुम्हें ये ऊंचाई चाहिए, ये ऊंचाई निकाल लो, है ना। और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, दोनों में समीकरण बनेगा, तो दोनों त्रिभुज में बनाते हैं हम लोग। चलो, तो इसको अगर हम मान लें कि ये स्मॉल h है, ये स्मॉल h है, तो पहले हम किस त्रिभुज में काम करें, इस बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे। तो एक चीज़ और देखो, यहाँ से यहाँ तक 45 है ना, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो तिर्यक रेखा से समांतर रेखा एकांतर कोण बनता है कि नहीं, ये समांतर रेखा है ना दोनों, BC और AD, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण बराबर ये एकांतर कोण, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक, बन गया 45 डिग्री। चलो अब करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करें, लंब बटे आधार, तो हो गया AB बटे BC, मतलब लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। अब AB कितना है, कैपिटल H माने हो, BC कितना माने हो, X माने हो, बराबर tan थीटा कितनी है 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, क्योंकि tan 45 तो 1 आता है ना, तो H बराबर tan 45 का मान रखो, H बटे X बराबर tan 45 1 होता है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है H बराबर X, ठीक है, H बराबर X, ठीक। और बाकी लिख देना, मानव भवन की ऊंचाई वगैरह सब तो लिखा है। अब त्रिभुज में चलते हैं ADE में, त्रिभुज ADE में क्या मिल रहा है, लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें D है, आधार क्या है AD है, तो यहाँ भी लिखेंगे लंब बटे आधार मतलब DE बटे AD बराबर tan थीटा। तो D कितना है, स्मॉल h माने हो, बटे AD कितना है, AD बराबर BC है ना, AD बराबर BC है कि नहीं, दोनों x हैं, तो बटे x बराबर
कितना हो गया, tan 30। tan 30। अब देखो जो h है वो कितना है, कैपिटल H माइनस 10 है कि नहीं। h कितने के बराबर है, कैपिटल H माइनस 10। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कैपिटल H माइनस 10, इतना है ये मीटर। तो h की जगह हम लिख देंगे कैपिटल H माइनस 10 बटे x बराबर tan 30 1 बटे रूट 3, 1/√3। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो h और x बराबर हैं, जो तुम्हें चाहिए। अगर h चाहिए तो x की जगह क्या लिख सकते हो, h। तो h लिख दो, h का मान निकलेगा। ठीक है, तो करते हैं समीकरण 1 से h का मान रखने पर, लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान रखने पर। तो क्या बनेगा, h माइनस 10 अपॉन h, x की जगह पर h बराबर 1/√3। अब ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो √3 गुणा हो रहा है h माइनस 10 से, h माइनस 10 से, और h इधर गुणा हुआ h, दोनों इधर लाओ, ये गुणा कर लो, √3h माइनस 10√3 बराबर h, h इधर आ गया, तो √3h माइनस h बराबर 10√3। अब यहाँ से √3, यहाँ पे h कॉमन ले सकते हो, तो √3 माइनस 1 बराबर 10√3। तो h बराबर 10√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 आया है तो परिमेयीकरण करना पड़ेगा, तो परिमेयीकरण करेंगे तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे √3 प्लस 1 और यहाँ पे भी √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा a² माइनस b², a माइनस बी ए प्लस बी। तो 3 में से 1 गया, 2 आएगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 10√3 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 कम 2, 2 पंजे 10। अब ये गुणा उड़ा कर लो इसमें, है ना, क्योंकि क्या फ़ायदा 2 रूट रख कर। तो 5√3 है, √3 से इससे गुणा कराओ, 5 बाहर रहने दो, तो √3 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 5 को बाहर रखें और √3 प्लस 1 √3 हो जाएगा, है ना। बट बस इतना आया। अब गुणा करो तो 15 प्लस 5√3, जैसे रखो, जो आंसर दिया हो कैसे दिया है, ऐसे ही दिया है। तो ये आंसर हो गया मीटर में ऊंचाई। ये हो गई ऊंचाई। x निकालना है तो अब यहाँ रख दो, और क्या, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो उतनी जितनी दूरी है उतनी ही ऊंचाई है। अब देखो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, त्रिज्य, ये केंद्र O है, त्रिज्य, और क्या है, ये वृत्त का चतुर्थांश है, बताया गया है। तो वृत्त का चतुर्थांश है तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि चौथे हिस्से का जो केंद्र पे कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, बता चुके हैं ना। 4 टुकड़े हो रखे हैं यहाँ पे, 4 बराबर टुकड़े, और चारों मिलकर 360 बना रहे हैं। तो बराबर बराबर टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। इसलिए यहाँ का कोण हमें पता है, यही बात हम लिख देंगे, क्योंकि क्या नाम दिया, क्योंकि OACB वृत्त का चतुर्थांश है, अतः कोण O बराबर, केंद्र कोण O बराबर 90 डिग्री, है ना, लिख देंगे। क्योंकि OACB चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है, लिख ही देते हैं, चतुर्थांश है, अतः कोण O बराबर 90 डिग्री, केंद्र कोण है ना, केंद्र कोण, अतः केंद्र कोण A बराबर कोण O बराबर 90 डिग्री। तो अब हम कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 कर दे तो भी आ जाएगा, क्योंकि चौथा हिस्सा है, या तो जो हमारे पास सूत्र है त्रिज्य खंड का, थीटा बटे 360 पाई r², कोई भी करो आ जाएगा। तो चलो कोई भी करते हैं। तो त्रिज्य खंड का सूत्र, क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r²। अब थीटा मतलब ये जो कोण बना है यही थीटा है ना, इसको लिख लो यहाँ पे, कोण O, दैट इज कोण O मतलब कोण थीटा,
कोण ओ ब्रैकेट में थीटा है ये। तो यहाँ रख दो 90/360 गुणे पाई, पाई मतलब 22/7 और r कितना है 3.5 है, तो 3.5 गुणे 3.5। अब यहाँ पे 90 और 4 बार में जाएगा है ना, और 7 यहाँ पे 0.7 पंजे 35 और यहाँ से भी कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 11 22 है ना। अब ऊपर क्या बचा 35.5 11 ये सब बोलो, गुणा करके बताओ कितना आया 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5/2, तो 2 इसको भाग कर दो कितना हो जाएगा 5.5, तो टोटल 5.5 है, भाग गुणा भाग करके बताओ, गुणा कर लो सीधे 11/2 का कितना आया 5.5, 5.5 0.5 और 3.5, इसी का गुणा बताओ कितना आ रहा है 9.625 आया पूरा, ये गुणा कर लिए, चेक कर लो एक बार, तब आगे हम तब तक कर रहे हैं। तो ये OACB का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOD गुणा कर लो एक बार इसको, BOD का क्षेत्रफल। अब ये समकोण त्रिभुज है ना, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है BO, ऊंचाई OD, BO गुणे OD 1/2, BO कितना है 3.5 है, OD कितना है 2 है, यहाँ 2 से 2 कट गया 3.5 आया, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड में से माइनस कर दें, ये कितना आ रहा है, गुणा होगा कितना आया, तब से कह रहे हैं तुम अभी तक किए ही नहीं। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सही से कर लो तब करते हैं 9.625 ठीक है, 1 मिनट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल। अब घटा लो तो कितना आया 9.625 चलो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से घटा लो 9.625 माइनस 3.5, घटाओ 962 जाने दो 4 अंक तक ले, कितना आंसर आया हुआ है उसको देखकर जो भी है 3.50, घटा लेते हैं 2 और 6 में से 5 1 9 3 6 6.12 आ रहा है, आया आंसर। तो बस ऐसे कर दो 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 अंक तक ही रखो है ना, 5 तक जाने दो 9.62 तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, ये वर्ग अंतराल दिया है, उसकी बारंबारता दी गई है, यहाँ से ऐसे बना हुआ है, उसको हमने टेबल में बना दिया। अब संचयी बारंबारता सारणी बनानी है, तो जोड़ेंगे, पहला क्या हो जाएगा 5, दूसरा 5 + x, इसमें फिर ये वाला जोड़ेंगे तो 25 + x, इसमें ये वाला जोड़ेंगे 40 + x, फिर इसमें ये जोड़ेंगे 40 + x + y हो जाएगा, फिर इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो 45 + x + y हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या दिया है, आंकड़ों की बारंबारताओं का योगफल, मतलब ये दिया हुआ है सिग्मा fi दिया है 60। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कैसे आता है x और y। तो पहले तो हमें माध्यक वर्ग चाहिए, तो माध्यक, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है l है ना, तो l मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो l कहाँ है, माध्यक वर्ग कहाँ मिलेगा हमको, n/2 का अगला, n/2, n मतलब आंकड़ों की संख्या 60 है, 60 को 2 से भाग दोगे 30 आएगा, तो जिसकी संचयी बारंबारता 30 से आगे हो और निकटतम हो, तो 30 से आगे कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, 40 हो चुकी है ना,
अब ये पता नहीं कितनी है, 25 कितना है, x की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसके आगे वाला यही होगा, तो यही क्या है, माध्यक वर्ग हो गया। तो ये माध्यक वर्ग मिल गया, तो इसकी निम्न सीमा L मिल गई हमें, है ना। माध्यक वर्ग यहाँ लिख लेंगे कौन है, 30 से 40 है, तो L बराबर मिल गया 30। ओके, और क्या दिया हुआ है बताओ, और क्या चाहिए हमको, n चाहिए, तो n तो मालूम ही है, यही है ना, n तो यही है 60 है। और CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले ये है, इसकी ये बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता। इसका मतलब 25 प्लस x, तो यहाँ पे 25 प्लस x लिख लेंगे, CF बराबर 25 प्लस x। और क्या है वहाँ पे, f है, f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता ये FI चाहिए, 15 चाहिए, तो फिर f मिल गया हमें यहाँ पे, f बराबर 15। और h क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग माप है, तो h बराबर 10 का अंतर है, सब में 10 का अंतर है, तो ये हो गया। अब वहाँ फॉर्मूले में रखेंगे तो जो इक्वेशन हमें चाहिए वो बनेगा, तो L की जगह क्या रखें, 30। और माध्यक दिया हुआ है, माध्यक की वैल्यू दी हुई है, कहाँ दिया है, 28.5। हाँ, माध्यक भी दिया है, यहाँ लिख देंगे माध्यक बराबर 28.5। तो लिखते जाएंगे, यहाँ समीकरण बन रहा है अब, है ना। तो ये हो गया 28.5, 30 प्लस ब्रैकेट में 60/2 30 आएगा, 30 माइनस CF 25 प्लस x, तो 25 प्लस x ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि माइनस दोनों के लिए है ये, 25 प्लस x, और ये बिग ब्रैकेट बनाओ, और पूरे का बटे f मतलब 15, और इसके साथ गुणा हो रहा है h मतलब 10। आगे आ जाओ, अब 30 प्लस 30 माइनस 25 माइनस x, 30 में से 25 जाएगा 5 आएगा, माइनस x अपॉन 15, और बाहर 10 है ना, इसके साथ बाहर गुणा है 10, तो गुणा हो सकता है, कट सकता है, तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ आ गया 30 प्लस ब्रैकेट में क्या है, 30 प्लस 5 माइनस x अपॉन 3, यही बचा ना। अब यहाँ कर लो इसको, एलसीएम वगैरह ले लो, और यहाँ पे हो गया, हाँ 2 कहाँ पे है, अच्छा ये 2 भी है, ठीक है, इंटू 2 भी है भाई, तो 2 को गुणा कर लो, और कुछ कर नहीं सकते, तो 2 को गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2x, है ना, 2x, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 60 हुआ, 60, हाँ 90 हुआ, सॉरी 90 और प्लस 10 माइनस 2x बटे 3, ये यहाँ के गुणा हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, सही है ना। और दशमलव आ गया यहाँ पे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 25, 2 3 दूनी 6, 2 8, और यहाँ बराबर करके क्या आ गया, 90 10 100 माइनस 2x, तो 100 इधर भेज दो, या 2x इधर ले आओ, 85 इधर ले जाओ, तो 2x बराबर 100 माइनस 85.5। अब घटा लो, ठीक है, 85 गया तो 15 आया, और 14.5 आएगा, तो यह आ जाएगा 14.5, 2x आया, तो x बराबर 2 से भाग दे देंगे, है ना, x बराबर 2 से भाग दे दो, आ जाएगा, कितना आया, 14, हाँ 7.25, तो x बराबर आ गया 7.25। अब y चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा ना, यहाँ समीकरण तो बना ही हुआ है ना, तो इसका एक दे देंगे, पुनः y बराबर, अब लिखेंगे y बराबर पुनः y बराबर, क्या नाम क्या दें इसको कुछ दे देते हैं, समीकरण 1 देते हैं, y का मान पुनः y बराबर y, चूंकि x प्लस y बराबर 60 माइनस 45 यानी 15, 60 माइनस 45 तो 15, तो x की जगह मान रख दें 7.25 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर
15 माइनस 7.25 घटाओ कितना आया 15 माइनस 7.25 घटा लो जल्दी से और आंसर आ गया इसका कितना 7.75 हाँ 7.75 ये हो गया आंसर y का अतः x का मान इतना y का मान इतना ठीक। सातवें के काम में क्या कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल दिया है 400 वर्ग मीटर। तो दो वर्ग है ना तो एक भुजा एक जो वर्ग होगा समझाने के लिए कर रहे हैं एक वर्ग होगा मान लो उसकी भुजा क्या है x है सभी x होंगी ना भुजाएं वर्ग है सभी x है और दूसरा एक और वर्ग है थोड़ा बड़ा या छोटा जो भी हो सकता है इसकी क्या भुजाएं हैं सारी भुजाएं y मान लिया ठीक। दोनों का क्षेत्रफल इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो लिखेंगे माना वर्ग का क्षेत्र माना वर्ग की भुजा x है अतः वर्ग का क्षेत्रफल माना वर्ग की भुजा बराबर x तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा है ना या भुजा स्क्वायर तो कितना हो गया x स्क्वायर ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर x स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का माना दूसरे वर्ग की भुजा y है तो माना दूसरे वर्ग की भुजा y अतः दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर y स्क्वायर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर y स्क्वायर ऐसे लिख लोगे भाषा लिख लिया। अब प्रश्नानुसार है ना इसका क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दोनों क्षेत्रफलों का योगफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है x स्क्वायर क्षेत्रफलों का योगफल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 400 दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर है तो लिख दिया पहला समीकरण बना है ना यहाँ से। अब यहाँ से अगला समीकरण पुनः कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 16 हो तो वह दोनों परिमापों वर्ग का परिमाप क्या होता है यहाँ लिख लेंगे पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा है ना ये पहले सब लिख लेना पहले क्षेत्रफल और परिमाप निकाल लेना तब प्रश्नानुसार लिखना। तो 4 गुणे भुजा और दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर उसकी भी 4 गुणे भुजा तो ये कितना आ गया 4 गुणे भुजा करने पर 4 गुणे x आया और इसकी दूसरे वर्ग का 4 गुणे भुजा करने पर 4y आया तो 4 गुणे y मतलब 4y आया ठीक है। अब यहाँ पे रख दो क्या करो जो कह रहा है प्रश्नानुसार परिमापों का अंतर 16 है प्रश्नानुसार है ना इसमें लिख लेना पुनः प्रश्नानुसार ठीक है। 1 मिनट पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे फिर ये लिखोगे तो इसके बाद ही तुम फिर से लिखोगे पुनः प्रश्नानुसार क्या है परिमापों का अंतर 16 है परिमाप क्या आया है 4x माइनस 4y। अब ये कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा कुछ बताया नहीं है ठीक है। ये नहीं कि y को आपने बड़ा माना था तो क्यों कर रहे हैं ऐसा नहीं वो तो समझाने के लिए किया है ठीक। 4x माइनस 4y बराबर 16 ठीक है। अब तुम यहाँ से देखो 4 कट रहा है ना तो x माइनस y बराबर 4 सही कहा तुमने। अब यहाँ पे y का मान निकाल लो x बराबर कितना आ गया y प्लस 4 x बराबर y प्लस हाँ कुछ भी कह सकते हो। अगर y चाहिए तो y बराबर x प्लस 4 कह सकते हो तो जो चाहिए वो निकाल सकते हो। चलो मान लो y ही निकालते हैं। यहाँ से हमें y बराबर क्या मिल रहा है y इधर करेंगे 4 इधर करेंगे तो x माइनस 4 आएगा। अब इसका मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में
है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 है और लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ रख देते हैं y की जगह, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह x माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 400। तो द्विघात बनने वाला है, दिख ही रहा है। एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर 400। अब हल कर लो, एक्स एक्स 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस 2, हाँ प्लस 16 और माइनस 2 यानी 4 दूना 8 माइनस 8x। 16 को इसके साथ करेंगे ना, इधर ले आएंगे तो 400 में से 16 घटा लो, कितना हो गया 384। तो यहाँ हो गया 384, क्योंकि इधर ये प्लस है माइनस आएगा तो ये माइनस रहेगा ना, माइनस में से प्लस माइनस 384 बराबर 0। अब ये फिर से कट रहा है छोटा करने के लिए, तो 2 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 दूनी 4। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192 बराबर, तो यहाँ 4 कहाँ है, जब सब में रहेगा वैसे करेंगे ना। तो अब ये द्विघात बन गया, इसको हल करना है। तो 192 का गुणनखंड करके चेक करो, ऐसी कौन सी दो संख्या है गुणा करने पर 192 आएगा और माइनस क्या कह रहा है घटाने पर 4 आएगा। तो देख लेते हैं 192, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16 और ये 24 और ये हो गया 12 और 6 3 और 1। तो कौन मिलेगा ऐसा, घटाने पे 4 आएगा, 192 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 4 तिहाई 12, यही दोनों हो सकते हैं, 16 और 12 है ना। घटाओगे तो 4 आ जाएगा, गुणा करने पे तो आना ही है। तो 16 और 12 में टूट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 16 माइनस 12 और माइनस 192, 192 बराबर 0। गुणनखंड करो, गुणा करके और आंसर लाओ। तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 बराबर 0। अब करो, x कॉमन ले लो, x माइनस 16, यहाँ पे प्लस 12 कॉमन ले लो, x माइनस 16, क्योंकि 12 से भाग दोगे यही आएगा। अब ये हो गया x माइनस 16 और x प्लस 12, x प्लस 12 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, तो x माइनस 16 बराबर 0 है, तो x बराबर 16 आएगा सेंटीमीटर में, है ना, बुझाए है ना ये सब। और ये आएगा, यदि ये बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 12 आएगा, जो कि अमान्य होगा, क्योंकि कोई लंबाई किसी चीज़ की माइनस में थोड़ी ना होती है। दूरी तो विस्थापन हो सकता है, लंबाई थोड़ी माइनस होगी। तो ये हो जाएगा आंसर, है ना। लिख देंगे लास्ट में, अतः वर्ग की भुजा, क्या पूछा था, तो यदि उनके हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो x बराबर आया है ना, y चाहिए तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y बराबर 16 माइनस 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर लिख देंगे अतः वर्गों की भुजाएं क्रमशः 16 तथा 12 सेंटीमीटर। आंसर ओके।